एटॉमिक मैग्नेटिज्म हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हमने स्टडी किया कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर, कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने पर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय गुण वो हमने समझा है। इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से कक्षीय धारा की बात की हमने, सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड की बात हमने की है। उसके बाद फिर हमने चुंबकीय गुण M और M जो कोणीय संवेग L है उसमें संबंध ज्ञात किया था और उसका फिर उपयोग किया हमने कि अगर हम L को जानते हैं तो L को जानने के बाद हमें M ज्ञात करना है। कोई आवेशित कण हो या कोई आवेशों का निकाय हो, चार्ज दृढ़ पिंड वाला हो, तो उसके लिए हम M ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब कोई अगर क्वेश्चन की वैरायटी ऐसे हमारे सामने आ जाए जिसमें हमसे कहा जाए कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में, कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और वो इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड कक्षा में चक्कर लगाने लग जाए तो अब चुंबकीय क्षेत्र के मान में सेंटर पे कितना चेंज हो गया, मतलब कितना हो गया। पहले अगर बी था तो कक्षा 2 में जब चक्कर लगाया तब कितना हो जाएगा। पहले कक्षा 1 में धारा का मान आई, कक्षा 2 में चक्कर लगाने धारा का मान कितना हो जाएगा। यानी कि जो आई या एम या बी की जो बात की जाए उसमें कक्षा क्रमांक को चेंज कर दिया जाए। जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट नंबर 1 या 2 या 3 के हिसाब से हम बात करें, उसमें अगर चेंज आ रहा है तो चेंज आने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा वो हमें यहां समझना है। तो यहां जो हम बात करने वाले हैं उसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमने वो रिलेशन लिख दी है जो कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि धारा की अगर बात करूं मैं I = EV/2πr होगा और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो μ0 EV/4πr², M = EVr/2 होता है। तो ये हम स्टडी पहले कर चुके हैं। तो इसमें ये रिलेशन, वैसे तो हमने धारा के और भी रिलेशन लिखे हुए हैं। धारा के लिए 4 फॉर्मूले बनाए थे हमने, मैग्नेटिक फील्ड के 4 बनाए थे हमने और चुंबकीय आघूर्ण के भी हमने 4 फॉर्मूले बनाए थे। तो सबके अलग अलग 4 रिलेशन बनाए थे। तो हमने पर्टिकुलर ऐसे रिलेशन यहाँ पर लिए इन सब में देखिए V और V आ रहा है, क्योंकि वैसे हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसको बताने का अलग अलग तरीका था। या तो V से बता सकते हैं या फिर हम F से बता सकते हैं या ओमेगा से बता सकते हैं या आवर्तकाल से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने V वाला फॉर्म लिया है। सबकी फॉर्म में हमने लिखा था, आवर्तकाल की फॉर्म में, आवर्ती की फॉर्म में, ओमेगा की फॉर्म में और चाल V की पदों में धारा को लिखा था। तो सब जगह हमने V वाले फॉर्मूले काम में लिए। उसका लॉजिक क्या, क्योंकि जो V होता है कक्षीय चाल होती है और जो कक्षीय त्रिज्या होती है उसको हम स्मॉल n यानी कि कक्षा क्रमांक के पदों में लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर हमने लिख भी रखा है V ∝ Z/n होता है, R ∝ n² होता है। और जब एक ही एटम की बात कर रहे हैं उसमें कक्षा को चेंज करने की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम सेम है तो Z का वैल्यू सेम हो गया, V ∝ 1/n हो गया और R ∝ n² हो जाता है, Z का वैल्यू सेम हो तब। तो इस तरह से जब हमें V एंड R का N के साथ रिलेशन पता लग गया है तब तो IBM का भी हम N के साथ रिलेशन कैसा होगा पता इजिली कर सकते हैं। तो यहां पर पहले तो इसको लिखा मैंने प्रोपोर्शनल V/R, क्योंकि E/2π तो क्या हो गया कांस्टेंट, वही इलेक्ट्रॉन है, 2π कांस्टेंट ऑलरेडी। इसके लिखा जाए प्रोपोर्शनल V/R², इसके लिखता हूं प्रोपोर्शनल V/R, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो बस अब करना क्या है, V की जगह पुट कर दूंगा मैं 1/n और R की जगह पुट कर दिया मैंने, क्या R की जगह हो गया n²। तो इस तरह से ये बन गया प्रोपोर्शनल 1/n³ और यहां अगर बात करूं मैं V की जगह वापस 1/n और R² की जगह था n² का होल स्क्वायर बन जाएगा तो 1/n⁵ आ जाएगा। और यहां लिखूं V की जगह अगेन 1/n इंटू n², तो आ गया प्रोपोर्शनल n। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि I का, B का और M का जो रिलेशन बना है मैं कह सकता हूं कि I ∝ n⁻⁻3 यहां कहा जाए तो B ∝ n⁻⁻5, तो यहां कह सकता हूं मैं M ∝ n। ये रिलेशन मिल गए हैं अलग अलग IBM के लिए n के पदों की रूप में। तो यहां पर n के पदों के रूप में जो रिलेशन हमें मिले हैं उनके हिसाब से अगर बात करें हम तो ये तीनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस बेसिस पर हैं, जैसे या तो क्वेश्चन डायरेक्ट हमसे पूछ ले कि जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण n पर किस प्रकार डिपेंड करेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो नाभिक की स्थिति पर होता है वो कैसे डिपेंड करेगा, तो सीधा सीधा रिलेशन लिखा जा सकता है। और ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आ भी चुका है कि चुंबकीय आघूर्ण होता है वो n पर कैसे निर्भर करता है, तो उसका आंसर था M ∝ n। ये एग्जाम में आया हुआ है, अभी ये दोनों नहीं पूछे गए हैं। और आगे अगर बात की जाए, जैसे हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन, एक क्वेश्चन का सिंपल बोल के एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन है कक्षा 1 में चक्कर लगा रहा है और केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, उसका मान B है। यानी कि यदि n बराबर 1 है और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B है तो n बराबर अगर 2 है तो B डैश का नया मान कितना होगा उस बारे में पता लगाना चाहते हैं।
तो वहां पर कक्षा क्रमांक के हिसाब से बी का रिलेशन ये रहा ना, ये काम में आ जाएगा। यानी कि लिख सकता हूं मैं कि b प्रोपोर्शन 1/n⁵ काम आ जाएगा। इट मीन्स b2/b1 इज इक्वल टू n1/n2⁵ ये बनेगा। तो n1/n2, n1 का वैल्यू 1 है, n2 का वैल्यू हमने 2 बोल दिया है, पावर 5 है, ये हो गया 1/32 1/32, यानी कि b2 इज इक्वल टू आ गया है b1/32, यानी कि b/32 भी कह सकता हूं इसको। यानी कि कक्षा 1 में इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगा रहा है, केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड का मान b है, कक्षा 2 में चक्कर लगाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का मान b/32 हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बना दिया जाए, केवल आप सुने समझे। क्वेश्चन हमसे कहे कि इलेक्ट्रॉन कक्षा 1 में चक्कर लगा रहा है, कक्षा 1 में चक्कर लगाने पर उससे उत्पन्न जो धारा है उसका मान I है, अगर कक्षा 2 में चक्कर लगाता है धारा का मान कितना होगा, तो आप इस लॉजिक के बेसिस पर आराम से बता सकते हैं। यानी कि यहां पर आएगा काम क्या, I प्रोपोर्शनल 1/n³, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, अगर कक्षा 1 में धारा का मान I है, कक्षा 2 में धारा का मान I/8 हो जाएगा। आप चाहें तो इसी तरह सॉल्व करके चेक कर सकते हैं उसको भी। तो ऐसे n के साथ रिलेशन की बात यहां पर हमने की है। नेक्स्ट अब जो पार्ट आता है हमारा वो है जियो मैग्नेटिज्म, यानी कि भू चुंबकत्व। भू चुंबकत्व वाला जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट से मतलब समझने के हिसाब से अगर सोचे हम इसमें तो यूं कह सकते हैं कि 3 डायमेंशनल व्यू होता है इसका। 3 डायमेंशनल व्यू होने की वजह से कई बार चीजों को केवल 2 डायमेंशनल जो प्लेन हमारा होता है बोर्ड का या हमारी कॉपी का पेपर का जो भी, तो कुछ चीजों को समझने में कभी कभी दिक्कत सी हमें महसूस होती है। तो उसके लिए हम जैसा यहां पर बताते हैं, जैसा हम कहें उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो दिक्कतें काफी कम हो जाती है, काफी आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ बातें ही हैं उन्हीं को बस हमें यूज करना होता है। तो इसमें मेन रोल इमेजिनेशन का रहेगा, इमेजिन कितना करना है, कैसे करना, क्या नहीं करना, वो सब आपको बताते रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहेंगे तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, और जैसा हम करने के लिए मना करेंगे फिर भी आप ऐसा करेंगे, दिक्कत आपको आएगी, ये पक्की बात। इसलिए इसमें हमारे अकॉर्डिंग चलता रहे, काफी ईजी होगा। हाँ, पहले भी कभी कभी पढ़ा हुआ आपने, 12th में भी पढ़ा होगा, वहां कुछ बातें समझी होगी, कुछ बातें ना भी समझी होगी, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, या पहले पूरा ही समझा होगा। तो लेकिन इस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं कि जियोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट जैसे हम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप थिंक करते चलेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब जियोमैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन कभी कभी आते रहते हैं, कभी 1 साल आ गया, फिर पता लगा 2-3 साल तक फिर आ गया, तब आ जाता कभी भी। तो और दूसरी बात, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं इन जनरल, और बाई चांस अगर डाटा वगैरह भी दिया है तो सिंपल ही सोल्व करने वाला ही होता है। तो और जैसा हम क्लास में पढ़ते हैं उन कंसेप्ट से रिलेटेड ही होता है, कोई खास टिपिकल बात नहीं, कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, कुछ डेफिनेशंस को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, कुछ परिभाषाएं को हम समझने वाले हैं। उन परिभाषाओं को यहाँ पर नंबर वाइज भी हमने इंडिकेट किया हुआ, लेकिन वो नंबर 1, 2, 3 क्या क्या है सब यहाँ पर मेंशन कर देंगे, बता देंगे भी। उससे पहले ऐसे समझते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं हर चीज को। पृथ्वी को एक गोला मान करके अध्ययन किया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहली बात, भूचुंबकत्व का अध्ययन, यानी कहे कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन जिस फिजिक्स की शाखा में किया जाता है उसे हम भूचुंबकत्व कहते हैं, जियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन सबसे पहले जो व्यवस्थित रूप से जो बताया था वो था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट ने इसको स्टडी किया, और विलियम गिलबर्ट ने बताया कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा क्षण चुंबक होता है। उनके बहुत सारी बातें बताई सही थी, लेकिन एक बात उन्होंने ये बताई कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा क्षण चुंबक होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता है। वो कैसा कैसा होता है, वो कई सारी बातें सही थी, लेकिन उनकी जो बात ये कि पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा क्षण चुंबक होता है, वो बात सही साबित नहीं हुई, क्योंकि उनके बाद जब ये पता लगा कि पृथ्वी के अंदर का तापमान तो काफी उच्च है, काफी ज्यादा है, उस ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकता, तो वहां पर चुंबक कैसे ठोस फॉर्म में रह सकता है। तो इस तरह से वो चुंबक वहां क्षण चुंबक की फॉर्म में हो ही नहीं सकता। उनका ये कंसेप्ट गलत साबित हुआ। उसके बाद एक के बाद एक कई कंसेप्ट आते गए, किसी ने कहा नहीं ऐसा नहीं वैसा है, अगले ने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो वैसा है, एक के बाद एक कंसेप्ट आता, सच का आज तक कोई नहीं बता पाया। लेकिन खैर, अब जो सबसे बेस्ट माना जाता है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या हो सकता है, तो यह माना जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उस पर टेम्परेचर तो हाई है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहां पर जो धातुएं हैं, जो पिघली अवस्था में धातुएं, उनके आयन भी हैं, और पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है, उसमें जो पिघली अवस्था में धातुएं उनमें उनकी वजह से धाराएं बनी हुई हैं। जो धाराएं बनी हुई है मतलब उनका जो गतिमान हो रही है, धारा प्रवाह हो रही है, तो आवेश का प्रवाह भी हो रहा है। तो आवेश का प्रवाह हो रहा
उस पिघले हुए पदार्थ के साथ साथ। तो आवेश का प्रवाह होने की वजह से क्या हो रहा है कि धारा उत्पन्न हो रही है। तो धारा जो उत्पन्न हो रही है वो धारा से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। इसे डायनेमो इफेक्ट भी कहा जाता है, जनित्र वाला प्रभाव भी इसे कहा जाता है। बट हमें ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं होता क्योंकि इसमें भी अभी कुछ न कुछ कमियां हैं, क्योंकि हर चीज का एक्सप्लेनेशन इससे भी नहीं होता है। फिर भी सबसे बेस्ट अभी जो माना जाता है वो यही वाला माना जाता है। तो खैर हमें तो क्या स्टडी करना है, जो पहले भी सच था और आज भी सच है, वो क्या कि पृथ्वी का उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमें उसी का स्टडी करना है। तो उसको स्टडी करने के लिए हमें कुछ खास वे में इसके अंदर एक मैग्नेट को, एक चुंबक को रखा हुआ मानना पड़ता है, क्योंकि जिन्होंने स्टडी किया उनका कहना है कि अगर आपको भी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है, एक चुंबक को रखा हुआ मान लो, है तो होता नहीं, उनका भी कहना है कि नहीं होता है, लेकिन मान लो एक पर्टिकुलर वे में ऐसा रखा हुआ मान लो, इधर एन इधर ऐसा रखा हुआ मान, और फिर इसकी चुंबकीय बल रेखाएं बना दोगे ना, तो ये पृथ्वी का जैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके तुल्य ही होता है। तो खैर हम ऐसा ही करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ खास परिभाषाएं यहां पर समझने वाले हैं। पहले भौगोलिक परिभाषाओं को समझेंगे, उसके बाद फिर चुंबकीय परिभाषाएं, उनको भी हम जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो यूं कहेंगे हम कि जो पृथ्वी के में दो ध्रुव की बात की जाती है। जैसे कि बात करें कि सपोज ये पृथ्वी है, पृथ्वी को एक गोला मान के स्टडी किया गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहां पर ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। नॉर्थ जियोग्राफिक पोल भी इसे कहते हैं और इसे साउथ जियोग्राफिक पोल भी कहा जाता है। जी फॉर जियोग्राफिक, एस फॉर, यहाँ भी जी फॉर जियोग्राफिक। तो नॉर्थ जियोग्राफिक पोल, साउथ जियोग्राफिक, उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। अब दोनों जो ध्रुव होते हैं, इन ध्रुवों को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों से गुजरने वाले जो लाइन बनाया जाए वो कहलाती है भौगोलिक अक्ष, पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष। ये जो भौगोलिक अक्ष है, इससे गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल बनाया जाए, यानी कि जैसे ये पृथ्वी है और ये बना दिया भौगोलिक अक्ष, तो इस भौगोलिक अक्ष से भी गुजरे और जो पृथ्वी सतह है उसके लंबवत भी हो। यहाँ पृथ्वी सतह सपोज ये है ना, तो उसके लंबवत तो मैं ऐसे भी तल बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, लेकिन ये तल नहीं लेना मुझे। कौन सा तल लेना है? ऐसा तल लेना है जो तल इससे गुजरे, मतलब ये वाला अक्ष उसमें आ जाए, ये अक्ष उस तल में आ जाए। तो हम ऐसा तल बना सकते हैं, हम ऐसा बना सकते हैं, हम ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी सतह के हिसाब से अगर हम तल बनाएं तो किसी स्थान पर पृथ्वी सतह के लंबवत तक ऐसा तल जो भौगोलिक अक्ष से भी गुजरता हो, उस स्थान का भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। तो यहां पर अगर मुझे बनाना है, एक ऐसा तल बना दूंगा, यहां बनाना ऐसे बना दूंगा, यहां बनाना ऐसे बना दूंगा, ऐसे। तो संपूर्ण पृथ्वी के हिसाब से अगर बात की जाए तो पूरी पृथ्वी के हिसाब से भौगोलिक यामोत्तर एक या बहुत सारे होंगे, डेफिनेटली बहुत सारे भौगोलिक यामोत्तर बनाए जा सकते हैं। एक ऐसे 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 कई सारे अलग अलग स्थान के हिसाब से कई सारे भौगोलिक यामोत्तर संभव है। अब आती बात, ये जो भौगोलिक अक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो भौगोलिक अक्ष होता है, इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल में, पृथ्वी का जो भौगोलिक अक्ष है इसके लंबवत तल, मत ऐसे लंबवत तल, ये इस पृथ्वी सतह पर एक के बाद एक अगर मैं वृत्त बनाता जाऊं तो एक सबसे बड़ा वृत्त बनेगा, जिसे हम वृत्त कहते हैं, वो यहां से गुजरेगा। तो सबसे बड़ा जो वृत्त बनेगा उस वृत्त को भौगोलिक निरक्ष या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। वास्तव में एक वृत्त होता है। इस जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, यानी कि भौगोलिक अक्ष होता है, इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत जो तल है, उस तल में पृथ्वी सतह पर सबसे बड़ा जो वृत्त होता है, उस वृत्त को ही भौगोलिक निरक्ष या भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो ये भूमध्य रेखा यहां से गुजरेगी। अभी जो भूमध्य रेखा है ना, इस भूमध्य रेखा कहते हैं, भौगोलिक निरक्ष कहते हैं, इससे गुजरने वाला एक ऊर्ध्वाधर तल बनाया जाए, इससे गुजरने वाला अगर एक ऊर्ध्वाधर तल बनाया जाए, तो यहां से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर जो तल बनेगा वो तल ही भूमध्य रेखीय तल कहलाता है। और ये जो भूमध्य रेखीय तल होता है, ये भूमध्य रेखीय तल इस संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक NHS और एक HSS। इस NHS मतलब हुआ उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और SHS साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि जिसमें उत्तरी ध्रुव आता है पृथ्वी का उसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और जिसमें दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का आता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये तो हुई भौगोलिक परिभाषाएं, खास भौगोलिक डेफिनेशंस हो गई है, जिसमें कि वापस रिपीट करें क्या क्या मैंने बताया। एक तो बताया मैंने दोनों ध्रुव, भौगोलिक ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक ध्रुव है। इसके बाद ये हो गया भौगोलिक अक्ष, और यहां से गुजरने वाला भौगोलिक यामोत्तर, और फिर सबसे बड़ा वृत्त जो होता है इसके लंबवत तल में वो भौगोलिक निरक्ष है या भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखीय तल है, उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है।
इनके बाद अब चुंबकीय परिभाषाओं की बात हम करने वाले हैं। चुंबकीय परिभाषाओं के हिसाब से अगर बात करें, सबसे पहले इसमें चुंबक को माना गया है, चुंबक को कंसिडर किया गया है। तो हमने कहा था कि अगर हमें पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है, अध्ययन करना है, तो एक चुंबक को कंसिडर किया जाएगा, एक चुंबक को लिया जाएगा। तो चुंबक को लेना मतलब मर्जी से नहीं लेते हम, यानी कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जो वास्तव में होता है, एक ऐसा चुंबक मान लिया जाए, तो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं बनाई जाए, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के तुल्य होता है। तो यहां पर जो बात करने वाले हम NS जो मैग्नेट बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग अब कुछ डेफिनेशन यहां समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो चुंबक है ना NS, तो इसका उत्तरी ध्रुव इधर की ओर ही लेना होता है और दक्षिण ध्रुव यहां लेना होता है इस चुंबक का। तो यहां से अगर हम सोचें अब कि दोनों जो ध्रुव है ना, इनसे गुजरने वाली एक लाइन बनाई जाए, इसे कहा जाएगा चुंबकीय अक्ष। क्या बोलेंगे इसे? चुंबकीय अक्ष। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष ये होगा। और चुंबकीय अक्ष जब ये वाला है, तो जिस प्रकार से यहां पर हमने भौगोलिक ध्रुव होने की बात की थी, वैसे पृथ्वी सतह के हिसाब से अगर बात करें तो इस लोकेशन पर हम चुंबकीय ध्रुव होने की बात करेंगे पृथ्वी पर। वैसे तो एक्चुअल में चुंबक के हिसाब से ऐसे माना जाता है और यही मानना होता है, लेकिन पृथ्वी सतह के हिसाब से अगर बात की जाए तो पृथ्वी सतह पर चुंबकीय ध्रुवों के मैं यहां पर होने की बात करूंगा। और उनको नाम अगर दिया जाए, जैसे ये नॉर्थ जियोग्राफिक है, यानी कि भौगोलिक उत्तरी है, तो यहां पर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहा जाएगा, और यहां पर साउथ मैग्नेटिक पोल इसको नाम दे दिया जाएगा। अब ये जो लाइन है जिसे हमने चुंबकीय अक्ष कहा है, इस चुंबकीय अक्ष के हिसाब से हम चुंबकीय आमोत्तर की परिभाषा भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने भौगोलिक आमोत्तर की परिभाषा दी थी। कैसे? जैसे ये तो था भौगोलिक अक्ष और ये चुंबकीय अक्ष है। अच्छा, एक खास बात और, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष जो दोनों अक्ष होते हैं ना, इन अक्षों के बीच में कोण होता है 11.3 डिग्री का कोण होता है। भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच कोण होता है 11.3 डिग्री। ये डाटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। कुछ बुक्स में अलग अलग भी देखने को मिल सकता है, कहीं पर 11.5, कहीं पर 12 डिग्री ऐसा। वास्तव में ये जो कोण है ना, ये कोण समय के साथ बदलता है, दोनों अक्षों के बीच का कोण। अब समय के साथ बदलता है मतलब कैसे? क्या आजकल हर दिन बदल रहा है ये? वास्तव में हर दिन इसको यूं कहें अपन, इसमें ऑब्जर्व करने लायक जो चेंज आते हैं, इसको हम प्रेक्षित कर सकें, वैसे जो चेंज आते हैं वो 10-20 सालों में जाकर के परिवर्तन देखने को मिलता है। वो चेंज 10-20 सालों में आता है, जिसको थोड़ा सा प्रेक्षित कर सकते। तो फिर क्या होगा, अगर हमें काम में लेना तो हम तो यही काम में लेंगे 11.3 डिग्री। तो हमारे हिसाब से अभी कुछ सालों के लिए, 1 आध साल के जो भी बात करें, 2-5 साल, वो नियति माना जाएगा जैसे। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले क्या समय पर निर्भर करेगा? यस करता है। तो 10-20 सालों में ऑब्जर्वेबल चेंज आएगा, और जो प्रेक्षण इसके लिए गए हैं उनके आधार पर पता लग रहा है कि अगर चेंज जैसा भी जिस स्पीड से चल रहा है, अगर वैसा ही चलता रहा ना, तो एक दिन ऐसा होगा, लगभग 10 से 6 साल बाद, 10⁶ ईयर के बाद ऐसा होगा कि ये जो चुंबक का अरेंजमेंट पूरा रिवर्स हो जाएगा। ऐसा ऑब्जर्वेशन से पता लगता है। लेकिन खैर, उससे फिर क्या हो जाएगा क्या नहीं, वो सब बातें ना करके हमें याद रखना है कि हाँ, इन दोनों अक्षों के बीच में ये कोण होता है 11.3 डिग्री वाला। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये जो चुंबकीय अक्ष है ना, इस चुंबकीय अक्ष के हिसाब से बात करूं अगर मैं, तो जैसे मैंने कहा था कि अगर ये पृथ्वी इसका भौगोलिक अक्ष है, तो एक अक्ष हो गया चुंबकीय अक्ष। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय अक्ष है, उस चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला सतह पर ऊर्ध्वाधर तल जो होता है वो कहलाएगा चुंबकीय यामित्र उस जगह पर। जैसे चुंबकीय अक्ष था, ये पृथ्वी है गोलाकार शेप में, तो अगर मुझे पृथ्वी पर यहां चुंबकीय यामित्र बनाना है, मतलब इस जगह सतह के लंबवत तल बनाऊंगा और इस अक्ष से भी गुजरना चाहिए। ये पृथ्वी है, मुझे यहां बनाना है सतह पर चुंबकीय यामित्र, तो इस सतह के लंबवत तल बनाऊंगा और इस अक्ष से गुजरना चाहिए। यानी कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक ऐसा लंबवत या एक ऐसा ऊर्ध्वाधर तल जो चुंबकीय अक्ष से भी गुजरता हो, उस स्थान का चुंबकीय यामित्र कहलाता है, जिसे भौगोलिक यामित्र कहता है। ठीक उसी तरह से डेफिनेशन है। तो संपूर्ण पृथ्वी के हिसाब से अगर बात करें, अलग अलग स्थान के हिसाब से, संपूर्ण पूरी पृथ्वी के हिसाब से बात करें, तो चुंबकीय यामित्र पूरी पृथ्वी के लिए एक या अनेक? निश्चित रूप से अनेक चुंबकीय यामित्र पूरी पृथ्वी के लिए हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो भौगोलिक यामित्र भी अनेक होंगे और चुंबकीय यामित्र भी अनेक होंगे। अब चुंबकीय यामित्र अनेक हैं। अब इसी तरह से फिर हम ये जो चुंबकीय अक्ष है, उसके लंबवत तल में लगातार एक के बाद एक अगर हम वृत्त बनाते जाएं, तो एक सबसे बड़ा वृत्त जो बनेगा वो कहलाएगा चुंबकीय निरक्ष। तो ये चुंबकीय निरक्ष वाली लाइन होगी। तो ये चुंबकीय निरक्ष है। तो ये चुंबकीय परिभाषा हुई खास। फिर एक बार रिपीट कर दूं मैं, चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी सतह पर यहां होंगे, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होगा और ये साउथ मैग्नेटिक पोल। ये साउथ है तो यहां पर साउथ बोल दिया जाएगा, बाकी ये अरेंजमेंट जैसा वैसा ही लेना है। पृथ्वी का फील्ड को इस चुंबक के आधार पर समझना हो, बल रेखा इसके अनुसार बनाना है।
दूसरी बात, इन दोनों के दोनों ध्रुवों से गुजरने वाली लाइन चुंबकीय अक्ष कहलाती है, और चुंबकीय यामत्र और ये चुंबकीय निरक्ष। ये कुछ खास परिभाषाएं थी, तो यहां पर इनको हमने मेंशन भी कर दिया है, लिख भी दिया इधर। भौगोलिक अक्ष देख लिया आप, नंबर 1 भौगोलिक अक्ष, नंबर 2 भौगोलिक निरक्ष, भौगोलिक निरक्ष नंबर 2, नंबर 3 चुंबक, ये चुंबक है इसके अंदर, नंबर 4 चुंबकीय अक्ष, नंबर 4 है चुंबकीय अक्ष, नंबर 5 है चुंबकीय निरक्ष, ये चुंबकीय निरक्ष, नंबर 6 भौगोलिक ध्रुव, ये भौगोलिक ध्रुव, ये भौगोलिक ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव यहां पर है, चुंबकीय ध्रुव यहां पर है, पृथ्वी सतह पर, ऐसा कह सकते हैं। और जो परिभाषा मैंने बताई थी भौगोलिक यामोत्तर की, भौगोलिक अक्ष से गुजरने और ऊर्ध्वाधर तल वाली बात, और चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा, वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी, लिख दी है। तो ये तो कुछ परिभाषाएं के हिसाब से हमने बात की। अब हम क्या समझने वाले हैं कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है ना, उस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई का व्यवहार कैसा होगा, ये हम जानने वाले हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई का बिहेवियर कैसा है, या सुई कैसे होती है, उसकी बात हम करने वाले हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अगर बात करें हम, तो सबसे पहली बात तो चुंबकीय सुई क्या है, एक डायपोल है, चुंबकीय द्विध्रुव है। और चुंबकीय द्विध्रुव का जो व्यवहार होता है कि जब उस पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं ना, तो वो उस तरह से रहना चाहता है कि उस पर बलागुण ना लगे, बलागुण 0 हो जाए, यानी कि साम्य अवस्था में रहना चाहेगा। और साम्य अवस्था में हम जानते हैं कि स्थायी साम्य अवस्था में रहेगा, अगर वो फ्री है तो फ्री छोड़ दिया आपने उसको, यानी कि M पैरेलल टू B हो जाए। टॉर्क जब कहा था जब भी टॉर्क लगता है, टॉर्क क्या चाहता है, M पैरेलल टू B हो जाए, यानी कि जो चुंबकीय सुई का चुंबकीय गुण है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। तो जैसे हमने यहां पर डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में हमने पृथ्वी को मेंशन कर रखा है ये इस गोलाकार रूप में, और पृथ्वी की चुंबकीय कुछ बल रेखाएं हमने बना रखी है यहां पर। अच्छा एक बात और कि इसमें चुंबक को एकदम सीधा रख के बता दिया हमने, मतलब जैसे कि वो जो कोण की बात कर रहे थे ना हम, कि वो दोनों अक्ष अलग होते हैं, तो उस तरह के प्रभाव को हमने यहाँ पर दर्शाया ही नहीं। तो एक सवाल तो मन में आता, सर अभी तो आप कर रहे थे, फिर यहां क्यों नहीं लिया? तो उसकी 2 वजह हो सकती है। पहली बात तो ये कि सिंप्लिसिटी, कुछ बातें समझना आसान रहेगा, 2 बार हमें नहीं बोलना पड़ेगा कि ये देखो ये ऐसा है वैसा है। पहला एक सिंपल। दूसरा है कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे भी जाते हैं जिनमें उस 11.3 डिग्री वाले प्रभाव को नगण्य मानते हुए हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, तो उनके लिए फिर इसका इंपॉर्टेंस होता है निश्चित रूप से। तो पहले हम इसके अनुसार ही समझेंगे, और फिर इस डिस्कशन के बाद हम उस जो कोण है, दोनों अक्ष अलग अलग होते हैं, भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष, उस प्रभाव को इस्तेमाल करते हुए भी सारी बातें समझने वाले हैं। तो पहले इसके हिसाब से समझेंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या वो भी हम जान जाए क्वेश्चन के थ्रू बात करते हुए। ये भौगोलिक निरक्ष हो गया, ये भौगोलिक अक्ष हो गया, ये चुंबकीय बल रेखाएं। और चुंबकीय बल रेखाओं के हिसाब से जब बात करें हम, तो कुछ बल रेखाएं चाहे तो इसकी ओर बना सकते हैं। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर प्रवेश करती हुई होंगी, और यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इससे ऐसे बाहर निकलती हुई होंगी, ऐसा कह सकते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर प्रवेश, ये बाहर निकल रही है, यहाँ पर प्रवेश कर रही है। तो हमें सबसे पहले जो स्वतंत्रता पूर्वक की चुंबकीय सुई के व्यवहार को समझना है ना, तो हम जानते हैं कि अगर कोई चुंबकीय सुई इस तरह से है ये, तो अगर ये इसका चुंबकीय गुण M है और बाह्य क्षेत्र B एक्सटर्न इस तरह से है, तो साम्य अवस्था में ये बाह्य B के समांतर रहती है चुंबकीय सुई। तो सबसे पहले तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का विन्यास हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो विन्यास ऑब्जर्व, उसमें क्या देख रहे हैं हम कि ये पृथ्वी सतह है यहाँ पर, तो सतह के साथ मैग्नेटिक फील्ड सतह के लंबवत है, सतह के लंबवत है, और इस सतह के समांतर है चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का। कहां पर? ये लोकेशन पृथ्वी पर कौन सी वाली है, ध्रुव वाली या भूमध्य वाली? निश्चित रूप से कहेंगे भूमध्य वाली। ये न ध्रुव न भूमध्य, ये ध्रुव वाली, ध्रुव न भूमध्य, ये ध्रुव वाली, ये भूमध्य वाली, ये बिना ध्रुव बिना भूमध्य, और ये ध्रुव वाली लोकेशन है। तो कोई के सर भूमध्य रेखा के हिसाब से बात करें, भूमध्य रेखा तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ जब आप कहना चाहते हैं ना, तो ये स्थान पृथ्वी के अंदर वाला हो रहा है, तो हमें तो पृथ्वी सतह पर अध्ययन करना है, पृथ्वी सतह के हिसाब से बात करनी है। तो पृथ्वी सतह के हिसाब से मैं बात करूंगा ना, तो सतह पर तो इन बिंदुओं की ही बात करूंगा मैं। तो जैसे मैंने बोला पृथ्वी सतह पर भूमध्य, मतलब यहाँ की बात करेंगे, यहाँ आसपास की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे, अंदर नहीं जाना, पृथ्वी के अंदर कुछ बात नहीं करनी में जाके। तो अब बात करते हैं कि पृथ्वी सतह की अगर बात करें हम, तो भूमध्य रेखा पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो पृथ्वी सतह के समांतर होता है, सतह के समांतर, और ये सतह के लंबवत। अच्छा एक बात और देखें, अब ये पृथ्वी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सतह के समांतर लंबवत, ये पता लग गया हमें। अब इस रीजन में मैग्नेटिक जो निडल है, चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई की 2-3 तरह की बात करेंगे यहाँ पर। एक तो
स्वतंत्रतापूर्व लटकी चुंबकीय सुई, एक कंपास सुई और एक नती सुई की बात करेंगे। स्वतंत्रतापूर्व लटकी जो चुंबकीय सुई होती है उसको धागे से बांध कर लटकाते हैं तो वो किसी भी दिशा में घूमने के लिए फ्री होती है, बस जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर क्यों मुड़ जाएगी, वो साम्यावस्था में रहेगी। वो जैसे कि यहाँ बता रखा हमने कि M और B पैरेलल हो जाए इस हिसाब से रहेगी, मतलब फ्री है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ठहरने के लिए। अच्छा एक बात और इसमें कि पृथ्वी का जो गोल गोल डायग्राम हमने बना रखा है, ये पृथ्वी पर बैठ के हमने और प्रैक्टिकली सोचे तो पृथ्वी पर बैठ के नहीं देख सकते इसको, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को पृथ्वी से कहीं दूर मानना पड़ेगा। मतलब कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि हम अपने आप को पृथ्वी के दूर मानेंगे तभी ये पृथ्वी को देख पाएंगे इस तरह का। तो माने एज्यूम करें कि हमारे जो रूम है जहां पर हम आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं या हम ये बैठ के आपको समझा रहे हैं बता रहे इस बारे में, तो इस रूम के विंग्स लगे हुए हैं, पंख लगे हुए हैं और ये कहीं भी एक अंतरिक्ष यान जैसा है और ये कहीं हम दूर ले गए, धरती से कहीं दूर, कहीं चांद के सूरज, मतलब कहीं चांद पर चले गए समझो। तो अब यहां पर जो बात कर रहे थे हम कहीं दूर हम चले गए, अब दूर जब चले गए हैं तो वहां दूर से इस पृथ्वी को देख पा रहे हैं, तो दूर से तो पृथ्वी को ऑब्जर्व करने की बात कर सकते हैं, देखने की बात कर सकते हैं। तो पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखा हमें दिखाई दे रही, सपोज अभी पृथ्वी पर नहीं पहुंचना है, दूर से पृथ्वी का अलग अलग स्थान पर जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, पृथ्वी के साथ जो सतह के साथ जो कोण है उनको समझेंगे हम, और अलग अलग स्थानों पर सुई का विन्यास भी देखेंगे। फिर पृथ्वी पर जाकर के अलग अलग स्थान पर सुई का विन्यास को और ज्यादा समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे यहां पर इस लॉजिक को ध्यान रखते हुए आपको लॉजिक ये लगाना है, सुई का विन्यास को जब समझना तब क्या लॉजिक लगाना है। जैसे कि यहां बात करूं कि भूमध्य रेखा पर अगर चुंबकीय सुई को लटकाता हूं, मैं फ्रीली मुक्त रूप से लटकाता हूं, तो सुई का विन्यास किस तरह से रहेगा उस बात को हम देख रहे हैं यहां पर। तो सुई का विन्यास कुछ इस तरह से होना चाहिए, सुई का विन्यास कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये N यहां अगर बात की जाए, यहां के हिसाब से अगर बात करूं मैं सुई का विन्यास के बारे में, कैसे विन्यास होगा उसके बारे में बात करें। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये स्वतंत्रतापूर्व लटकी चुंबकीय सुई है तो ऊपर नीचे में से कौन सा N होगा ये आपको बताना है, तो आपको बताने का लॉजिक ये रहेगा कि इस तरह से होगा कि हम जानते हैं ना कि M की दिशा जो होती है वो S to N होती है, तो S to N M होगा और M जो होगा B की दिशा में रहेगा। तो यहां पर B की दिशा ये, तो M की दिशा भी ये रहेगी, तो M की दिशा अगर ये रहेगी तो मतलब ये N सिरा होगा और ये S सिरा होगा, पता लग गया। अब यहां बताइए कि ऊपर और नीचे में से कौन सा N सिरा होगा। निश्चित रूप से इस लॉजिक के आधार पर आप बता सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को देखना, ओनली फील्ड की दिशा को देख के पता लगाना है कि ये जो नीचे वाला सिरा है ये वाला बनेगा N सिरा सुई का और ये बनेगा S सिरा, सुई के सिरे की बात हो रही है। यहां अगर बात करें ये मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से देख के बताना आपको कि N सिरा कौन सा, S सिरा कौन सा सुई का। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में M रहे तो उस हिसाब से तो ये वाला N बनेगा और ये वाला सिरा S बनेगा, यूं कह सकते हैं। तो सुई का अलग अलग स्थान पर विन्यास को हमने यहां पर इंगित कर दिया, बना दिया है। अब जब अलग अलग स्थान पर विन्यास को बना दिया तो इस विन्यास को शब्दों में कहना चाहें, बोलना चाहें तभी तो बात समझ पाएंगे। जैसे यहां कहना चाहूं मैं, भूमध्य रेखा पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई सतह के समांतर हो गई है, प्रति सतह के समांतर, प्रति सतह के लंबवत हो गई है सुई, कहां पर, ध्रुवों पर, सतह के लंबवत हो गई सुई ध्रुवों पर। ये तो अभी आधी इंफॉर्मेशन दी हमने, लेकिन थोड़ा और क्लियर करना चाहे हम तो यहां पर यूं कह सकते हैं कि जो सुई है ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से अगर बात करूं तो ये सुई इंगित कर रही है किधर की ओर, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है सुई है ये। अब इसको लैंग्वेज में कैसा बोला जाएगा कि भूमध्य रेखा प्रति सतह पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय भाग में या भूमध्य रेखा पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई जो होती है वो क्षैतिज हो जाती है या प्रति सतह के समांतर इस प्रकार से रहती है कि सुई का N सिरा उत्तर दिशा की ओर इंगित करे। कि यहां से पता लग रहा है मुझे, डायग्राम को देख के पता लग रहा है। अच्छा, इसके लिए लैंग्वेज बोलना चाहूं मैं, क्योंकि ध्रुव पर सुई का विन्यास ऐसे है तो क्या बोलना पड़ेगा कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव है। यहां पर पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव है। चुंबक का तो अलग होता है, ये पृथ्वी का जो भौगोलिक ध्रुव की बात कर रहा हूं मैं, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव। तो कोई खास बात नहीं, केवल ध्रुव बोले तो मतलब भौगोलिक की बात हो रही है। चुंबक के लिए स्पेशली बोला जाएगा पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी का उत्तरी भौगोलिक ध्रुव है, दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी जो चुंबकीय सुई होती है वो ऊर्ध्वाधर हो जाती है इस प्रकार से कि सुई का कौन सा सिरा पृथ्वी सतह की ओर है, सुई का N सिरा पृथ्वी की ओर है। यहां अगर बात करूं मैं, ये पृथ्वी सतह है, सुई ऊर्ध्वाधर है, लेकिन सुई का S सिरा पृथ्वी सतह की ओर है, ऐसा कह सकते हैं। तो अब ये
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, इस इंफॉर्मेशन को माइंड में बिठा लेना हमें, क्योंकि जो गोल गोल डायग्राम है, इससे आपने जो गोल गोल डायग्राम से नॉलेज लिया है, इस गोल गोल खोपड़ी के अंदर बिठा लेना है, और इस नॉलेज को लेते हुए अभी हमारा जो अंतरिक्ष यान ये धरती पे जाने वाला है, बस नॉलेज को साथ लेके जाना आपको। तो हम सब रवाना होंगे धरती की ओर, जब जाएंगे इस नॉलेज को अलग अलग जगह जाकर धरती पे इस्तेमाल भी करने वाले हैं, उसको काम में लेने वाले हैं। तो नॉलेज क्या क्या हमारे पास आ गई, क्या नॉलेज मिली हमें? पहली नॉलेज हमें ये मिली है, जरा गौर से देख लीजिए, आपने नोट कर लिया, अपने माइंड के अंदर नोट कर लिया इस नॉलेज को धरती पे जाने से पहले, कि भूमध्य रेखा पर चुंबकीय सुई क्षितिज या पृथ्वी सतह के समांतर इस प्रकार हो जाती है कि सुई का एन सिरा उत्तर दिशा में रहे। ये पहला रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इससे सीखा है पर याद रखना है, क्योंकि ये डायग्राम जब आप धरती पहुंच जाओगे तो आपको नजर नहीं आएगा, उस टाइम डायग्राम ये नहीं भी देखना ही कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण रिजल्ट हमें क्या मिला? जैसे कि एक ध्रुव के हिसाब से ध्रुवों पर सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी कौन सा वाला? भौगोलिक वाला। उत्तरी ध्रुव पर सुई का एन सिरा सतह की ओर रहता है, ये तो बात की थी मैंने यहां पर, और एस सिरा मैंने लिखा नहीं यहां पर, अगर यहां पर अगर दक्षिण ध्रुव का लिखा है, दक्षिण ध्रुव की बात करेंगे तो एस सिरा इस पर और रहेगा सतह की ओर, तो वो अपने आप भी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको माइंड में बिठा करके अब रवाना होने वाले हैं, धरती पर जाने वाले हैं हम, हमारा यान धरती पर जाने के लिए तैयार है। लेकिन अब धरती पर जब रवाना हो तब आप इन सुई के इन विन्यासों को बार बार नहीं देखना है, ये रिजल्ट आपको वहां जाकर के अप्लाई करना है, तो काम आसान हो जाएगा। हाँ, इन रिजल्ट को अगर भूल जाए तो इनको समझने के लिए है, इनको समझने के लिए है। बाकी अब जब विन्यास की धरती पर जाके बात करेंगे तो विन्यास को इससे तुलना ना करना, इन लैंग्वेज से तुलना करनी, तो इसलिए इसको ढक भी देता हूं मैं खुद इधर आके खड़ा हो गया हूं। अब मैं बात क्या कर रहा हूं कि हम धरती पर, हमारा अंतरिक्ष यान धरती पर रवाना हो रहा है, और सपोज हम धरती पर पहुंच गए, हम कहां गए? हम आगे भूमध्य रेखा पर। अब भूमध्य रेखा पर आ गए हम, इसको नहीं देखना, बार बार इधर उधर मैं हो भी जाऊं तो आपको इसको बिल्कुल नहीं देखना, आपको तो ये रिजल्ट देखना है, इन रिजल्ट को इस्तेमाल करना है। तो हम कहां गए? धरती पर आगे भूमध्य रेखा। सपोज हमारा रूम हमें ये भूमध्य रेखा पर है, और जब हम भूमध्य रेखा पर है ना, तो हमारे पास ये चुंबकीय सुई है, इस चुंबकीय सुई का विन्यास हमें देखना समझना है। तो चुंबकीय सुई का जो विन्यास है, जैसा मैं मना कर रहा हूं कि ऐसा नहीं करना तो नहीं करना है, तब तो आपको सब चीज समझ में आएगी। अगर जैसा मैं मना कर रहा हूं फिर भी आप ऐसा करते हैं तो दिक्कत आएगी, ये पक्की बात है, फिर वो आप जानो आपका काम जाने। ठीक है, तो बात कर रहा हूं मैं कि जैसे इनको हमें काम में लेना है, इन रिजल्ट को काम में लेना है। तो बात कर रहे थे हम रूम में, हम आगे कहां पर रूम आ रहा? भूमध्य रेखा पर पहुंच गए हम। इधर की ओर पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। जैसे आप भी बैठे हुए स्टडी कर रहे हैं तो राइट की तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे दिशा लेते हैं, क्योंकि रूम में जहां बैठे वहां ऐसे लेना है। ऐसा नहीं कि ये उत्तर ही दक्षिण, ऐसा ही बैठे बैठे से नहीं देखना कभी। ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण रूम में ऐसे ही स्टडी करते हैं। और पहले वैसे हमने बात की थी, आज वैसे बात कर रहे हैं, पहले क्लास में वैसे बात की थी, आज वैसे बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे थे भूमध्य रेखा पर चुंबकीय सुई को लटकाना है मुझे, तो सुई का विन्यास कैसे रहेगा? मुझे पता नहीं विन्यास कैसे रहेगा, ये क्लियर रिजल्ट हमारे पास है, पहले समझ चुके हम, चांद पे बैठ के देख लिया हमने, तो पहले से पता है कि भूमध्य रेखा पर चुंबकीय सुई क्षैतिज या पृथ्वी सतह के समांतर इस प्रकार हो जाती है कि सुई का एन सिरा उत्तर दिशा की ओर रहे, यानी कि पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये सुई का, अगर ये सुई का एन सिरा मैं कहता हूं, ये सुई का एस सिरा है, अगर इसको धागे से बांध के यहां लटका दिया जाए तो इस तरह से ठहर जाएगी। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, एन सिरा उत्तर दिशा की ओर रहेगा, ये कहना चाहते हैं इस पहले रिजल्ट से। अब हमारा रूम अंतरिक्ष यान आप जानते हैं, जहां कहीं भी चाहे धरती पे भी एक जाने वाला, इधर से उधर जाने वाला यान है, हमें अलग अलग जगह पर ले जाएगा। अब रवाना हो रहे हैं हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर जा रहे हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव को जाएंगे, पता है उत्तरी ध्रुव पर सुई का विन्यास कैसे होना है, ऐसे होना है। सपोज हम पहुंच गए उत्तरी ध्रुव पर, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गए ना, तो पहुंचते वहां विन्यास कैसे होगा? इस प्रकार से, वही पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुई ऊर्ध्वाधर सतह के लंबवत रहेगी। किस प्रकार से? कि सुई का एन सिरा, ये एन मैंने इसको माना है, ये एस माना है, तो सुई का एन सिरा पृथ्वी की सतह की ओर, सतह ये ना पृथ्वी सतह, तो सुई का एन सिरा। अब इस विन्यास को अननेसेसरी यहां कंपेयर नहीं करना, इससे पहले मैंने बताया भूमध्य रेखा का, यहां कंपेयर मत करना। सर देखो आपने यहां तो यूं बना रखा है और आप यहां यूं बता रहे थे भी, तो मना कर रहा हूं ना जो, क्योंकि अलग अलग ओरिएंटेशन है। इस डायग्राम को आप चांद पे बैठ कर देख रहे हैं, और अब जो बात कर रहा हूं उसमें उस जगह पर जा चुके हैं, तो इसलिए चेंज आएगा, इसलिए जो कहा जाए उसको फॉलो करें तो इजी रहेगा। तो बात कर रहे थे हम कि जब हम भूमध्य रेखा के बाद उत्तरी ध्रुव पर चले गए, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर, तो सुई का विन्यास ऐसे होना है, यानी कि ये एन से सतह की ओर रहेगा और सुई ऊर्ध्वाधर रहेगी। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर हम चले जाएंगे, दक्षिण ध्रुव पर क्या होगा?
हमने कहा था कि सुई का एस सिरा सतह की ओर रहेगा, ये सतह, ये एस सिरा, एस विन्यास एस सिरा, एन सिरा सतह से दूर की ओर रहेगा। ठीक है, तो अब हम वापस से चलने वाले हैं, क्योंकि इन जगह का रिजल्ट तो हमें इजीली इस डायग्राम से भी समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत, लेकिन बाकी इस और इस बिंदु के अलावा अन्य जो स्थान है उसको इस डायग्राम से नहीं समझेंगे हम। इस डायग्राम से तो केवल इन दो स्थानों का रिजल्ट काम में लेने वाले हैं, बाकी खुद इस रूम में बैठे बैठे समझेंगे हम। इस डायग्राम को यूज ही नहीं करने वाले, मतलब इस डायग्राम का यूज खत्म। बस अब तो हम केवल हमें जो रिजल्ट पता है उनको काम में लेने वाले। जैसे वापस बात करें, अगर हम भूमध्य रेखा पर हैं, हमारा रूम वहां पर है, हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सुई का विन्यास इस प्रकार से रहेगा। और अब हम धीरे धीरे जाते हैं किधर की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चलते उत्तरी ध्रुव पर जब जाएंगे तो पता है कि फाइनली सुई का विन्यास ऐसे होना है उत्तरी ध्रुव पर। ऐसे क्यों होना, क्योंकि पता है ऊर्ध्वाधर हो जाती है सुई, ऐसे तो भूमध्य रेखा पर ऐसे विन्यास, उत्तरी ध्रुव पर ऐसे विन्यास हो जाएगा। लेकिन हम जा रहे हैं कैसे, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जैसे हम जाएंगे कहां पर, उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले हैं, तो हम जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इस पे सुई में चेंज आएगा धीरे धीरे, मतलब कैसे, धीरे 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 सुई ऐसे हो जाएगी। यानी कि सुई में चेंज आएगा धीरे धीरे ऐसे होगी, तो बीच के किसी स्थान पर सुई ऐसे भी तो रहेगी ना, ये कहना चाहते हैं कि भूमध्य रेखा पर सुई ऐसे है, उत्तरी ध्रुव पर सुई का विन्यास ऐसे हो जाएगा, तो बीच में किसी स्थान पर सुई ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, अलग अलग उसका विन्यास हो सकता है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक के कोण वो बनाती जाएगी, फाइनली ऐसे हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस बात को यूं कहें कि उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में चल रहे हैं हम, भूमध्य से उत्तरी ध्रुव पर जा रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध के किसी बिंदु पर, किस पर, उत्तरी गोलार्ध के किसी बिंदु पर सुई क्षितिज से इस प्रकार झुक जाती है कि सुई का जो एन सिरा है सतह की ओर रहे, इस प्रकार झुक जाती है। या तो कह दो एस ऊपर रहे, तो एक ही बात है, एन सतह की ओर, एस ऊपर की ओर, दोनों ना बोले, एक बोले तब भी काम चल जाएगा। फिर रिपीट करो मैं कि उत्तरी गोलार्ध के किसी बिंदु पर सुई क्षितिज से इस प्रकार झुक जाती है कि उसका एन सतह की ओर रहे। फिर आगे बढ़े, भूमध्य रेखा पर ऐसे, दक्षिण ध्रुव पर जब जाएंगे सुई ऐसे हो जाएगी। अब दक्षिण ध्रुव पर सुई जब ऐसे हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि सुई का जो विन्यास है उसके हिसाब से अगर बात करूं मैं, तो जब भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव पर जब जा रहे हैं हम, तो सुई के विन्यास में चेंज आएगा, धीरे 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 सुई में एंगल चेंज होगा, धीरे धीरे होते 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 फाइनली ऐसा हो जाएगा। यानी कि जो कोण बदल रहा है ऐसी सिचुएशन भी आएगी। तो ये तो भूमध्य पर है, ये दक्षिणी ध्रुव पर है, तो ऐसा कहां पर होगा, दक्षिणी गोलार्ध के किसी बिंदु पर, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आपको काफी कुछ अंदाजा लग गया है कि मैं आपको सुई का विन्यास बताऊं तो आप ये बता सकते हैं कि हमारा रूम कहां पर, हम कहां स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें रोल को किसका लिया था हमने, इन दोनों को यूज करते आगे बढ़ रहे थे हम, इसको बिल्कुल नहीं देखना, उस पर यहां हम बताने वाले भी नहीं है। ठीक है, हम यही समझा रहे हैं सब कुछ रूम में। तो अब जरा आप ऑब्जर्व करके देख के बताइए, अगर सुई का विन्यास, स्वतंत्रता पलट की सुई का विन्यास ऐसा है, बताओ हम कहां पर हैं, कहां पर हमारी लोकेशन, भूमध्य रेखा पर। अब बताओ हमारी लोकेशन कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। अब कहां पर है, उत्तरी ध्रुव पर। अब कहां पर, दक्षिण गोलार्ध। अब कहां पर, दक्षिण ध्रुव भौगोलिक ध्रुव पृथ्वी का। तो ऐसे अलग अलग विन्यास का हम पता लगा सकते हैं। तो यहां पर जो उत्तरी गोलार्ध वाला रिजल्ट है उसको मैंने लिख भी दिया है। उत्तरी गोलार्ध के किसी बिंदु पर सुई क्षितिज से इस प्रकार झुक जाती है कि सुई का एन सिरा पृथ्वी सतह की ओर रहे, ऐसा कह सकते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर विन्यास की हमने बात की। अच्छा, इसको अगर दक्षिणी गोलार्ध के लिखेंगे, आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख लेना कि दक्षिणी गोलार्ध SHS के किसी बिंदु पर सुई क्षितिज से इस प्रकार झुक जाती है कि सुई का एस सिरा सतह की ओर रहे, ऐसे कर देंगे। अब इसके बाद बात करने वाले हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मुख्य अवयवों की बात हम करने वाले हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मुख्य अवयव फाई थीटा BH, ये जो अवयव होते हैं इनको मुख्य अवयव क्यों बोला गया है, क्योंकि इन तीनों जो अवयव होते हैं इनके आधार पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा दोनों की व्याख्या है, दोनों का पता लग जाता है। एक एक करके समझेंगे, फिर कैसे पता लगता है इनके बारे में, इनसे दिशा परिमाण को भी समझेंगे। सबसे पहले बात करने वाले फाई यानी कि दिक्पात कोण की। तो वास्तव में दिक्पात कोण होता है किसी स्थान पर, इसके जो डेफिनेशन है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक आम्योत्तर एवं चुंबकीय आम्योत्तर के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो उस स्थान का दिक्पात कोण कहलाता है। ऐसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में। भौगोलिक आम्योत्तर को GM से लिख सकता हूं मैं, जियोग्राफिक मेरिडियन। चुंबकीय आम्योत्तर MM यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन के मध्य का कोण क्या होता है, दिक्पात कोण। वो जो दिक्पात कोण होता है ना,
इसके आधार पर कुछ और भी बातें समझने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहां पर एक डायग्राम बना दिया है, पृथ्वी का डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसमें कि भौगोलिक अक्ष, चुंबकीय अक्ष वगैरह मैंने मेंशन किए हैं, और एक ये चुंबक भी बना दी है। चुंबक का ये N वाला ध्रुव, ये S वाला ध्रुव होता है। अब इसमें जो बात है, हम बात कर रहे थे कि भौगोलिक आमूत्र और चुंबकीय आमूत्र, हम जानते हैं कि भौगोलिक अक्ष चुंबकीय अक्ष है, तो भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला जो तल होता है वो तो कहलाता है भौगोलिक आमूत्र, और चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला जो तल होता है वो कहलाता है चुंबकीय आमूत्र। यानी कि ये तो हो जाएगा GM और ये हो जाएगा MM, मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि चुंबकीय आमूत्र। इन दोनों के बीच के कोण को हम फाई से व्यक्त करते हैं, दिक्पात कोण जिसे हम कहते हैं। पृथ्वी, जैसे पहले कहा था ना मैंने कि जो संपूर्ण पृथ्वी होती है, किसी भी स्थान पर अध्ययन करें तो वहां से सतह पर एक भौगोलिक आमूत्र बनाएंगे और एक चुंबकीय आमूत्र बनाया जाएगा, भौगोलिक आमूत्र और चुंबकीय आमूत्र। तो दोनों के बीच जो कोण होता है वो दिक्पात। अब कुछ को तो लग रहा है सर इससे पहले आपने बनाया था तो यहां पर एक लाइन बना रखी थी, एक लाइन यहां पर थी और 11.3 डिग्री आपने लिखा था, तो हमें तो लग रहा है कि वही है 11.3 डिग्री और कुछ नहीं इसके अलावा। केवल इतना नहीं है, 11.3 डिग्री हो भी सकता है फाई और नहीं भी हो सकता, जरूर नहीं है। तो यहां पर वास्तव में यूं कहें इस बात को कि हमने कहा था कि संपूर्ण पृथ्वी के लिए GM कितने, अनेक, भौगोलिक आमूत्र कितने, अनेक भौगोलिक आमूत्र हो सकते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के लिए MM कितने, चुंबकीय आमूत्र कितने, अनेक चुंबकीय आमूत्र। तो अनेक भौगोलिक आमूत्र पूरी पृथ्वी के लिए हो सकते हैं, अनेक चुंबकीय आमूत्र पूरी पृथ्वी के लिए हो सकते हैं, तो अनेक ही फाई भी पूरी पृथ्वी के लिए हम कह सकते हैं, मतलब भिन्न भिन्न स्थान के हिसाब से। अब ये कैसे अनेक, ये थोड़ा कम समझ में आता है एकदम से, थोड़ा इस बात को और समझा जाए। जैसे हम कह रहे हैं कि सपोज ये तो भौगोलिक अक्ष और ये है चुंबकीय अक्ष और ये पृथ्वी है, गोलाकार रूप में पृथ्वी है सपोज, ठीक है। तो जो 11.3 डिग्री की बात हम कर रहे थे ना, उसमें क्या कहा था हमने कि भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष, उन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 11.3 डिग्री होता है। ये बात ठीक है। तो संपूर्ण पृथ्वी के लिए एक ही भौगोलिक अक्ष है, संपूर्ण पृथ्वी के लिए एक ही चुंबकीय आमूत्र है, चुंबकीय अक्ष है, इसलिए 11.3 डिग्री का वो जो कोण है वो इन दोनों अक्षों के बीच में फिक्स है। वो तो इस समयांतर में जब हम बात कर रहे हैं तब, क्योंकि वो तो बात अलग है 10-20 साल में बदला, उसकी बात नहीं करके कि वो फिक्स हो गया। अब यहां पर जो बात कर रहे हैं कि दो तलों के बीच कोण है वास्तव में, कौन, फाई, दिक्पात कोण, दो तल के बीच कोण, तो तल बनाने पड़ेंगे ना पहले हमें। तो पृथ्वी, सपोज ये पृथ्वी है, मुझे यहां पर, ये पृथ्वी है ना, मुझे यहां पता करना है, इस जगह क्या पता करना, फाई पता करना है, तो मुझे यहां पर दो तल बनाने पड़ेंगे, एक तो भौगोलिक आमूत्र और एक चुंबकीय आमूत्र। भौगोलिक आमूत्र मैं यहां से रवाना करूंगा, ऐसे जाएगा, ये इससे गुजरता हुआ ऐसे बनेगा आर पार, ये हो गया भौगोलिक आमूत्र। अब बनाना मैं चुंबकीय आमूत्र, चुंबकीय आमूत्र में ऐसे बनाऊंगा, ऐसे जाएगा, आर पार गुजरने वाला तल होगा। तो एक तल तो यूं बनेगा ये चुंबकीय आमूत्र, एक बनेगा भौगोलिक आमूत्र, जरा गौर से देखना। तो दोनों जो तल हैं इनके बीच में कोण आपको निश्चित रूप से प्रेक्षित हो रहा नजर आ रहा होगा। हो सकता है 11.3 डिग्री ही हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हो सकता है। तो यहां पर जहां में हमने लिया वहां का दिक्पात कोण 11.3 डिग्री हो सकता है। लेकिन अब ये पृथ्वी है, ठीक है ना, अब यहां कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ, इस जगह पृथ्वी सतह ही है, प्रेक्षक यहां खड़ा हुआ, तो वो क्या करेगा, यहां पर वो दो तल बनाएगा, क्योंकि उसे इस जगह का फाई पता करना है। तो यहां दो तल बनाएगा, मतलब कैसे बनाएगा, एक तो भौगोलिक आमूत्र, एक चुंबकीय आमूत्र। भौगोलिक आमूत्र कैसे बनाते हैं कि भौगोलिक अक्ष से गुजरे, इससे गुजर जाए, मतलब यूं गुजरता हो जाएगा। और चुंबकीय आमूत्र भी यहां से रवाना होते इस चुंबकीय अक्ष से गुजरना चाहिए। तो आप शायद थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि दोनों तल लगभग एक जैसे ही जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे दोनों तल। तो दोनों तल के बीच कोण 0 डिग्री भी हो सकता है। सही बात है, पॉसिबल है। तो पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अगर हम ऐसे ही, यहां मुझे लेना है प्रेक्षित, यहां करना, यहां करना, तो अलग अलग स्थान पर अगर प्रेक्षित करें ना हम, तो हमें अलग अलग तल मिलेंगे, तलों के अलग अलग विन्यास मिलेंगे। तो उस स्थान पर जैसा तलों का विन्यास होगा उसके हिसाब से वहां का नति कोण, दिक्पात कोण वो डिसाइड होगा, फाई डिसाइड होगा वहां पर। तो फाई अलग अलग स्थान के हिसाब से अलग अलग पॉसिबल हो सकता है। अभी जो फाई की हमने बात की है, इसके अलावा कुछ और बात समझे हम। जैसे इसी डायग्राम को और आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। ये तो पता है हमें कि ये क्या था, यहाँ पर भौगोलिक
नॉर्थ पोल था, मतलब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव था। चुंबकीय बल रेखाएं बनाता हूं इसकी मैं, एन सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती बता देंगे हम, एस सिरे की ओर जाती हुई, एन सिरे से बाहर निकलती हुई एस सिरे की ओर प्रवेश करती हुई चुंबकीय बल रेखाएं मैंने मेंशन कर दी है। ये चुंबकीय बल रेखा और बनाता हूं। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो ये तो हो जाता है हमारा भौगोलिक निरक्ष, और बात करें तो ये हो जाता है फिर चुंबकीय निरक्ष। ये चुंबकीय निरक्ष हो गया। तो इस तरह से वो अक्ष मैंने बना दी। अब जरा क्या करें काम और, जैसे हमने शुरुआत में इससे पहले मैं बात की थी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र में जब चुंबकीय सुई का व्यवहार को समझा था, कहां कैसा विन्यास को जब जाना था हमने, तो वहां पर इस फाई वगैरह को नहीं माना था। अब फाई को मान के फिर समझते हैं। तो एक बार तो जब इस पूरा पृथ्वी का डायग्राम को मैं देख पा रहा हूं तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अलग अलग स्थान पर जब बनाऊंगा मैं, तो यहां पर चुंबकीय सुई को अगर मुझे रखनी है तो चुंबकीय सुई का विन्यास कुछ इस ढंग से रहेगा। यहां के हिसाब से अगर बात करें तो चुंबकीय सुई का विन्यास कुछ इस ढंग से रहेगा। यहां चुंबकीय सुई का विन्यास कुछ इस ढंग से रहेगा। तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के हिसाब से इस सुई में एन सिरा एस सिरा पहचानना है। तो आई थिंक इजिली पहचान, जो लॉजिक पहले था ना वही लॉजिक अब भी लगेगा। कैसे पहचानना है कि देखिए ये चुंबकीय, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है, और साम्य अवस्था में एम पैरेलल टू बी होता है। यानी कि अगर ये चुंबकीय सुई है तो ये इसका एम है और बाह्य बी की दिशा ये है, बी एक्सटर्नल यानी कि बाह्य बी। तो ये एन सिरा होता है, ये एस सिरा होता है। ये लॉजिक होता है। अब यहां पर जरा आप बता दीजिए ये सिरा एन होगा या एस होगा। निश्चित रूप से ये एन होगा। यहां पर ये वाला एन होगा, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का इस दिशा में जा रहा है, ये वाला एन होगा। पृथ्वी का फील्ड की दिशा ये है तो ये वाला एन होगा, क्योंकि एस से एन एम की दिशा होती है। फिर आपस बात करें, ये चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के समांतर है, सतह के समांतर है, और ये सुई सतह के लंबवत है। यहां पर ये सुई भी सतह के लंबवत है यहां पर। तो अब एक डिफरेंस नजर आ रहा है हमें। डिफरेंस क्या नजर आ रहा है कि सुई सतह के समांतर भी है, सतह के लंबवत भी, लेकिन वो स्थान बदले हुए नजर आएंगे। उस बदलने का सिंपल सा जो लॉजिक था, जिसकी पहले भी हमने बात की थी, उसी के आधार पर बात कर सकते हैं। क्योंकि ये जो डायग्राम था ना, वास्तव में इसमें अप्रोक्सीमेशन था। ये क्या था? अप्रोक्सीमेशन, लगभग था डायग्राम ये। इसमें हमने उस 11.3 डिग्री प्रभाव को माना ही नहीं था, उस फाई को माना ही नहीं था। लेकिन फाई जब मानेंगे ना, तो ये चुंबक और इस चुंबक से उत्पन्न होने वाला जो फील्ड है वो पूरा पैटर्न टिल्ट हो जाएगा, ऐसे झुक जाएगा फाई कोण पर। और वही हमने झुका हुआ यहाँ पर बताया। और जैसे वो झुकेगा तो जो स्थिति यहां पर थी फील्ड की वो यहां आ जाएगी, जो यहां थी वो यहां शिफ्ट होगा, यहां का यहां शिफ्ट हो रहा है, यहां का यहां शिफ्ट हुआ है, वो हो चुका है। वही तो हमने यहां बता दिया, ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है, कर दिया मेंशन यहां पर हमने। तो अब कहने में थोड़ा चेंज आ जाएगा। जैसे हम पहले क्या कह रहे थे जब इस डायग्राम की बात नहीं हुई थी कि ध्रुवों पर सुई लंबवत हो जाती है चुंबकीय सुई, और भूमध्य पर सुई सतह के समांतर हो जाती है और ठीक उत्तर दिशा को इंगित करती है, ऐसी बात करते। लेकिन अब थोड़ा मोर एक्यूरेट वे में बात करें, वो बात भी ठीक है। कैसे ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन में क्या हो गया डिफरेंस, वो समझते हैं। मतलब मोर एक्यूरेट में बात करें तो सुई सतह के लंबवत कहां होगी? चुंबकीय ध्रुव पर, क्योंकि ये तो थे भौगोलिक ध्रुव। ये नॉर्थ जियोग्राफिक पोल, ये साउथ जियोग्राफिक पोल, यानी कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहेंगे इसको। तो चुंबकीय ध्रुवों पर सुई सतह के लंबवत होती है, चुंबकीय निरक्ष पर सुई सतह के समांतर होती है, एग्जैक्ट कहे तो। अब पहले पढ़ा और ये पढ़ा, दोनों का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के हिसाब से जाने। जरा मैं लैंग्वेज बोलता हूं, आप सुने समझे। क्वेश्चन हमसे कहे कि बताइए स्वतंत्रता पोल की चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के समांतर ध्रुव पर होती है, भूमध्य पर होती है? सिंपल इतना क्वेश्चन है, ओनली इतना। दो ऑप्शन आपको दिए कि बताइए ध्रुव पर या भूमध्य पर कहां समांतर होगी, तो इजीली कह देंगे भूमध्य पर समांतर होगी। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के समांतर भूमध्य भौगोलिक निरक्ष पर होगी या चुंबकीय निरक्ष पर होगी, तो निश्चित रूप से चुंबकीय निरक्ष इज द बेस्ट आंसर। ऐसे कहा जाए कि चुंबकीय सुई जो समतापूर्वक लटकी हुई है सतह के लंबवत ध्रुव पर होगी या भूमध्य पर होगी, तो ध्रुव पर कह देंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि चुंबकीय सुई सतह के लंबवत चुंबकीय ध्रुव पर होगी या भौगोलिक ध्रुव पर होगी,
तो चुंबकीय ध्रुव इज द बेस्ट आंसर। ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक खास बात और, वहां और यहां में एक डिफरेंस और आ रहा है। जैसे ये चुंबकीय सुई सतह के समांतर तो रह रही है, कहां पर, चुंबकीय निरक्ष पर, लेकिन अब ये किधर इंगित करी, जो इस बारे में सोचा जाए, ये इसका इंडिकेशन इधर जा रहा है। वास्तव में उत्तर दिशा तो ये थी, तो उत्तर दिशा से फाई कोण पर इंगित हो रहा है। ये कितने कोण पर? फाई कोण पर। तो अब इसके लिए एक बात और यूं कह सकता हूं मैं कि चुंबकीय निरक्ष पर, और डायग्राम में ज्यादा दिमाग न लगा, यहां पर जो इसका मीनिंग निकल रहा है वो सोचना है। मीनिंग क्या निकल रहा है कि चुंबकीय निरक्ष पर सुई सतह के समांतर है ना, मतलब सोचे इसको लैंग्वेज में क्या लिखे हम अगर लिखना चाहें तो इसके लिए शब्द जो इस्तेमाल करने पड़ेंगे हमें कि चुंबकीय निरक्ष पर सुई सतह के जो समांतर होती है तो वो ठीक उत्तर की ओर इंगित ना करके उत्तर दिशा से फाई कोण पर इंगित करती है। तो ये रिजल्ट आप माइंड में बिठा लें, इनको काम में लेने वाले, जैसे पहले बिठा दे माइंड में, अब इनको लिखने वाला नहीं हूं अलग से मैं। क्या क्या कि सुई सतह के एग्जैक्ट समांतर चुंबकीय निरक्ष पर होती है, रिजल्ट याद रखना है हर हाल में। सुई सतह के लंबवत चुंबकीय ध्रुव पर होती है, और भूमध्य जो चुंबकीय निरक्ष होता है सुई सतह के समांतर भी होती है, लेकिन ठीक उत्तर में इंगित ना करके उत्तर दिशा से फाई कोण पर इंगित करती है। ये सब बातों का रिजल्ट हमने इस डायग्राम से ले लिया है। इसी को अब हमें धरती पर अलग स्थान पर अप्लाई करना है। तो जब अप्लाई करना है तब सुई के विन्यास को डायरेक्ट यहां के विन्यास से नहीं देखना है, जो रिजल्ट है उसके अनुसार सुई का विन्यास हमें दिखाना है। इस बात का ख्याल रखेंगे तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो अगेन बात करें कि धरती पर अलग अलग जगह जाके सुई का विन्यास देखने वाले हैं, तो उसमें जो अभी रिजल्ट मैंने बोला वो काम में आपको लेना है। तो सबसे पहली बात कि जैसे चुंबकीय निरक्ष पर हम जा रहे हैं, सपोज हम चुंबकीय निरक्ष पर पहुंच गए हैं, हमारे पास स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई है, इसको धागे से बांध के मैंने लटका दिया है। धागे से बांध लटकाने के बाद वही दिशा के हिसाब से बात करूं, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, क्षैतिज तल में ही इनको मानते हैं जब भी रूम में स्टडी करते हैं। तो अब सुई को जब मैंने लटका दिया है, अच्छा ये उत्तर दक्षिण दिशा वाली लाइन जो है, तो उत्तर दक्षिण दिशा से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल में अगर यहां एज्यूम करता हूं तो यहां जो तल बनेगा ये कहलाएगा इस लोकेशन का भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि चुंबकीय सुई को मैंने लटका दिया है, तो क्या चुंबकीय सुई ऐसे रहेगी? चुंबकीय सुई क्षैतिज तो हो रही, कहां पर? हम चुंबकीय निरक्ष पर, लेकिन ये उत्तर दिशा है, ठीक उत्तर दिशा की ओर वो इंगित नहीं करेगी। उत्तर दिशा से किधर की ओर? फाई कोण पर इंगित करेगी, यानी कि चुंबकीय सुई ऐसे ठहर जाएगी। अब और आगे बात करें, अगर हम उत्तरी गोलार्ध में चलते जाते हुए उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाएंगे, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाएंगे, तो चुंबकीय ध्रुव पर हालत ऐसी हो जाएगी, सुई ऐसे हो जाएगी ऊर्ध्वाधर। वापस आते गए वहीं आगे जहां पहले थे चुंबकीय निरक्ष पर, अब जा रहे हैं हम दक्षिण वाले ध्रुव पर, तो फाइनली ऐसे हो जाएगी। तो ये सुई का विन्यास होगा, ऐसा तो कहां रहेगा? चुंबकीय निरक्ष पर, उत्तरी गोलार्ध में, और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण गोलार्ध में, और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव पर ऐसा विन्यास रहेगा सुई का। ये पक्का हो गया। अब ये जो सुई का विन्यास की बात हम कर रहे हैं ना, एक निश्चित तल में सुई रह रही है, इधर नहीं रह रही। ये तो क्या था? भौगोलिक याम्योत्तर। ये तल वास्तव में चुंबकीय याम्योत्तर तल है। कौन सा तल है? चुंबकीय। हमने कहा भी था अभी कि जो भौगोलिक याम्योत्तर होता है उससे फाई कोण पर चुंबकीय याम्योत्तर होता है। और मैं तो कह रहे थे कि सुई उत्तर दिशा से फाई कोण पर इंगित करी, तो फाई कोण पर इधर रह रही, मतलब चुंबकीय याम्योत्तर में सुई ठहर रही है। किसमें ठहर रही है? चुंबकीय याम्योत्तर में सुई रुक जाएगी। तो अब चुंबकीय याम्योत्तर का पता लग गया हमें। तो जब जब भी वास्तव में सुई को स्वतंत्रतापूर्वक हम लटकाते हैं वो हमेशा चुंबकीय याम्योत्तर में ही ठहरती है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई हमेशा चुंबकीय याम्योत्तर में ठहरती है। तो यहां तक जो बात की उसके आधार पर चुंबकीय याम्योत्तर किस स्थान पर ज्ञात करना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। कैसा आसान हो गया? आप जहां बैठे हैं, जहां आपका मन करे वहां आप चुंबकीय याम्योत्तर ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक चुंबकीय सुई हो जिसको आप धागे से बांध कर लटका सके। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई होना चाहिए, उसको लटका दिया। लटकाते ही वो जहां ठहर रही, जिस दिशा में ठहर रही है, उसके चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होगा वो स्थान का चुंबकीय याम्योत्तर कहलाएगा। तो चुंबकीय याम्योत्तर की एक और परिभाषा सामने आ गई कि पृथ्वी के किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष, इसका चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर तल बनाया जाए, वो तल ही उस स्थान का चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। एक और परिभाषा को जानने वाले हैं, किसकी? चुंबकीय याम्योत्तर की। एक तो पहले रह चुके थे हम, एक अभी जस्ट बोला, एक और जाने क्या? जैसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई है ये, अब इसको धागे से बांध दिया, ऊपर छत से एक पुली लटका दिया और धागा
यहां से एक धागे का एक सिरे से बांधा, पुलिस एक धागे को लाते हुए दूसरे सिरे मैंने हाथ से पकड़ लिया। अब इसको सुई साम्यावस्था में है, धागे को मैं खींचता हूं, सुई ऊपर जाएगी, अगर छोड़ूंगा तो सुई नीचे आएगी, जैसे मैं वापस रोक दूंगा तो रुक जाएगी, साम्यावस्था में रहेगी। फिर खींचा ऐसे, फिर खींचा, हर बार सुई साम्यावस्था में रुक रही है, हर बार सुई साम्यावस्था में ठहर रही है। तो साम्यावस्था में होने का मीनिंग क्या हुआ कि सुई पर बलागुण शून्य है। बलागुण शून्य होने का मीनिंग क्या हुआ कि ये चुंबकीय सुई एक द्विध्रुव होता है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण m की दिशा यहां पर इस जगह जो भी नेट चुंबकीय क्षेत्र बाह्य b है उसके समांतर ही है, क्योंकि टॉर्क जीरो कब होता है, जब m पैरेलल टू b हो। सिंपल वे में कह सकते हैं बात। तो ये क्योंकि फ्री है तो m पैरेलल टू b होगा, साम्यावस्था में ये, स्थायी साम्यावस्था में ये, तो m पैरेलल टू b है। यहां है तब भी इस पे टॉर्क जीरो है, यहां है तब भी टॉर्क, मतलब m पैरेलल टू b हर जगह, यानी कि जो ये m है सुई का, वही इन लोकेशन पर पृथ्वी के नेट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को व्यक्त करते अगर मैं कुछ लाइन एज्यूम करूं, यहां पर ऐसे ऐसे लाइन बना देता हूं मैं, अगर उन सभी लाइन से मिलकर एक तल का निर्माण होगा, तो इस तल का जो निर्माण हो रहा है वास्तव में वो तल कौन सा है, उसका नाम क्या, चुंबकीय यामिक तल। तो वो लाइन कौन सी थी, वो नेट चुंबकीय क्षेत्र वाली लाइन थी। वो परिभाषा निकल के सामने आ गई। पृथ्वी के किसी स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वाला जो तल होता है उस स्थान का चुंबकीय यामिक तल कहलाता है। पृथ्वी के इस स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वाला तल होता है, उस स्थान का चुंबकीय यामिक तल कहलाता है। या पृथ्वी के स्थान पर ऐसा ऊर्ध्वाधर तल जिसमें उस स्थान की सभी या परिणामी चुंबकीय बल स्थित होती है, उस स्थान का चुंबकीय यामिक तल कहलाता है। यानी कि तल ऐसा लेंगे, नेट फील्ड इधर है तो इधर तो नेट फील्ड नहीं है, फिर तो अगर इस दिशा में, दिशा तो एक ही रहेगी, तो ये वाला चुंबकीय यामिक तल नहीं है, ये वाला चुंबकीय यामिक तल नहीं, ये नहीं, इस स्थान पर एक ऐसा तल जिसमें कि नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस स्थान का चुंबकीय यामिक तल कहलाएगा। तो एक और डेफिनेशन चुंबकीय यामिक तल की होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सुई को धागे से बांध कर लटका रखा था हमने, और परिभाषाओं पर केवल बढ़ने वाले। अब नतिकोण की परिभाषा समझेंगे हम, और क्षैतिज घटक वगैरह क्या होते हैं उसकी बात हम करने वाले। सुई को लटका धागे से बांध के, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ही बता रही है सुई, सुई का चुंबकीय आघूर्ण भी है। ये तल कौन सा है, चुंबकीय यामिक तल वाला तल है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्व रेखा। तो इस सुई ने पृथ्वी के किसी स्थान पर स्वतंत्रता पुलट की चुंबकीय सुई ने क्षैतिज रेखा से चुंबकीय यामिक तल में जो कोण बनाया है उस स्थान का क्या कहलाएगा, नतिकोण कहलाएगा, या नमन कोण होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उसको एक डायग्राम से हमने यहां पर मेंशन कर रखा है। जो डायग्राम बताया गया है ना, इस डायग्राम में कुछ लोग यूं कंफ्यूज होते हैं, सर ये दिशा पूरब, ये पश्चिम, यही तो बता रहे थे आप, ये इसमें नहीं अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये उसके अनुसार बनाया नहीं गया, पूरब पश्चिम यहाँ पर आएगा ही नहीं कहीं। ये डायग्राम कौन सा था, इसको उठाया, सब मैंने उठा के मैं इसको यहाँ लिया। चुंबकीय यामिक तल वाला जो तल हम मान रहे थे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भौगोलिक यामिक तल, और फाई कोण पर चुंबकीय यामिक तल, चुंबकीय यामिक तल में नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये अच्छा, कोई सोचे ये सुई ऐसे ही को लटकी हुई है, क्योंकि हमने अपने आप को मान लिया कि हम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो एक सामान्य रूप में ऐसा लटका हुआ सुई को कह सकते हैं। तो फिर ये चुंबकीय यामिक तल वाला तल है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्षैतिज घटक है, ऊर्ध्व घटक हो जाएगा। और क्षैतिज से जो कोण बना रखा है सुई ने, वो क्या हो गया, नतिकोण, उस स्थान का नतिकोण। तो नतिकोण की जो परिभाषा होगी उसको यूं भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के स्थान पर स्वतंत्रता पुलट की चुंबकीय सुई ने क्षैतिज से जो कोण बनाया, या तो यूं कह दो, या फिर पृथ्वी के स्थान पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ने क्षैतिज से जो कोण बना रखा है वह उस स्थान का नतिकोण, नमन कोण, वास्तविक नतिकोण उसे हम कह सकते हैं, कहते हैं। चुंबकीय यामिक तल में स्वतंत्रता पुलट की चुंबकीय सुई का क्षैतिज रेखा से बनाया गया कोण इस स्थान का नतिकोण कहलाता है। अब यहां पर जो नेट बी है ना, ये नेट बी, इसके दो घटक हो जाए, क्योंकि एम और बी तो पैरेलल रहेंगे ना, साम्यावस्था में है। ये बी के दो घटक, बी एच एंड बी वर्टिकल, क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक। बी एच क्या बन जाएगा, बी एच इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस थीटा, बी वर्टिकल क्या, बी साइन थीटा। इससे दो घटक हो गए। तो जैसे दो घटक में मिलेंगे तो बी एच क्या क्षैतिज घटक है। अब क्षैतिज घटक जब मिल गया हमें, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, दो इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इन दोनों समीकरणों की सहायता से नेट बी ज्ञात करना चाहे तो वो कर सकते हैं,
और नति कोण थीटा भी हम ज्ञात कर सकते हैं इन समीकरणों को इस्तेमाल करके। कैसे जरा बात करें। समीकरण 1-2 को मैंने हल किया। क्या किया कि समीकरण 1 का स्क्वायर और समीकरण 2 का स्क्वायर करता हूं मैं। उससे क्या मिलेगा, एक मिलेगा मुझे बी एच स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ता हूं। दूसरा मिलेगा मुझे बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का स्क्वायर किया, जोड़ा, तो बी स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ये आ गया। इसका मैंने किया रूट बन जाएगा, तो ये आ गया नेट बी, यानी कि बी एच बी वर्टिकल दोनों दे रखे हो तो नेट बी को आराम से हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कोण की, नति कोण कितना होगा तो वो बता सकता हूं मैं। टेन थीटा समीकरण थी ना हमारे पास 2, उनकी सहायता से आ जाएगा कि ये साइन अपॉन कोस करूंगा ना तो बीवी अपॉन बी एच बन जाएगा। तो बीवी अपॉन बी एच की हेल्प से कह सकता हूं मैं टेन थीटा इक्वल टू बीवी अपॉन बी एच, tan इनवर्स बीवी अपॉन बी एच। तो नति कोण भी अगर मुझे ज्ञात करना है तो इनसे ज्ञात कर सकता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एक बार, पृथ्वी किस स्थान पर ऊर्ध्व क्षैतिज घटक दोनों के मान परिमाण बराबर हैं, बताओ नति कोण कितना, बताओ कितना। दोनों बराबर, थीटा tan थीटा 1 आ गया, थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि बी वी इज इक्वल टू √3 बी एच, पूछा गया कि थीटा कितना, तो बता सकते हैं यहां पर हम √3 बी एच, और बी एच ऊपर आ गया √3 कुल मिला के, तो थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, tan √3 60 का वैल्यू होता है। तो इस तरह से नति कोण ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों की सहायता से। अच्छा, एक बात और, चुंबकीय निरक्ष और चुंबकीय अक्ष दोनों पर नति कोण क्या होंगे उसको भी समझ सकते हैं एक बार फिर से। जैसे हमने बात की, माना कि हम कहा है उत्तरी गोलार्ध में है, तो सुई का विन्यास ऐसा रहेगा, ऐसा कहा रहेगा। चुंबकीय निरक्ष पर हमने अपने आप को चुंबकीय उत्तरी गोलार्ध में मान लिया है, तो सुई का विन्यास ऐसा है। तो अगर ये जो क्षैतिज रेखा से कोण बनता है, ये क्या कहलाया था, नति कोण था उस स्थान का। अब अगर हम चुंबकीय निरक्ष पर है तो हमने कहा था ना ऐसा रहेगी सुई, एग्जैक्ट उत्तर में ना रह के उत्तर दिशा से फाई कोण पर सुई ऐसे ठहरेगी। तो सुई जब ऐसे ठहरेगी मतलब सुई है जो क्षैतिज हो जाएगी, तो क्षैतिज रेखा के साथ सुई का कोण क्या होगा, 0 डिग्री। इसलिए चुंबकीय निरक्ष पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। फिर आगे बात करें, अगर हम चल गए चुंबकीय ध्रुव पर तो सुई ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, तो क्षैतिज रेखा से सुई ने कितना कोण बनाया, 90 डिग्री। तो चुंबकीय निरक्ष पर तो थीटा 0 डिग्री हो गया और चुंबकीय ध्रुव पर थीटा 90 डिग्री हो गया, ऐसा कह सकते हैं। तो उन दोनों थीटाओं को इस्तेमाल करके हम फिर ज्ञात कर सकते हैं किसको, बी वी एंड बी एच को, क्योंकि बी एच इक्वल टू बी कॉस थीटा था और बी वर्टिकल इज इक्वल टू बी साइन थीटा है। चुंबकीय निरक्ष थीटा जहां 0 डिग्री है, थीटा 0 कॉस 0 1, तो बी एच इक्वल टू बी आ गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू वहां पर बी एच का है। और थीटा 0 पुट किया, साइन 0 0, तो बी वर्टिकल आ गया 0। कहां पर, चुंबकीय निरक्ष पर कोई ऊर्ध्व घटक नहीं होता है, ओनली क्षैतिज घटक होता है, ये कह सकते हो। तो मैक्सिमम वैल्यू बी एच की वहां पर होती है, बी एच वहां मैक्सिमम रहता है, जितना होगा वो मैक्सिमम बी, जो जितना बी सारा बी एच की फॉर्म में रहता है, ऐसा मीनिंग इसका होगा। जहां थीटा 90 डिग्री है, कॉस 90 0, तो ध्रुवों पर बी एच 0 होता है, ओनली बी वर्टिकल होता है, ऐसा कह सकते हैं। ये आ गया। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमें मिल गए हैं बी एच एंड बी वर्टिकल के लिए पृथ्वी के अलग अलग स्थानों, मतलब जो ध्रुव और निरक्ष के हिसाब से। तो अब बात आती है कि फाई थीटा एंड बी एच को मुख्य अवयव क्यों बोला गया, उस पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, एक बात और, बी एच के बारे में कह सकते हैं ना हम, ये तो उत्तर दिशा थे, ठीक, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, भौगोलिक याम उत्तर दिशा ये इसके अंदर, लेकिन फाई कोण पे क्या, चुंबकीय याम उत्तर। दोनों तलों के बीच कोण कितना है, ऊर्ध्वाधर तल दोनों, यहां पर कौन है, फाई। और चुंबकीय याम उत्तर में क्या क्या होता है, फिर याद दिला दें, अगर हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो नेट फील्ड ऐसा रहेगा, ये बी एच रहेगा और ये बी वर्टिकल रहेगा और नेट भी। तो चुंबकीय याम उत्तर वाले तल में नेट भी होता है, बी एच पूरा होता है जो भी है, और बी वर्टिकल भी होता है। तो बी एच का जो कोण होता है उत्तर दिशा से, वो 5 डिग्री, मतलब 5 पर होता है। बी एच की दिशा अगर एग्जैक्ट कहें तो उत्तर दिशा से 5 कोण पर होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो बात कर रहे थे हम कि मुख्य अवयव क्यों बोला गया इनको, फाई थीटा बी एच को। तो वास्तव में जो फाई होता है ना,
फाई, ओनली फाई की बात हो, क्या था? दिक्पात कोण। भौगोलिक आम्योत्तर एवं चुंबकीय आम्योत्तर बीच का कोण फाई है, और चुंबकीय आम्योत्तर वाला जो तल होता है वो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वाला तल होता, परिणामी क्षेत्र वाला तल होता है। तो फाई हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के तल की सूचना देता है। फिर उस तल में सुई क्षैतिज से कितना झुक गई है, कितने कोण पर झुकी हुई है। अच्छा, झुकने की जब बात चले, एक बात और बताए यहां पर कि जो नतिकोण होता है ना क्षैतिज से, ये जो झुक गई सुई वो नतिकोण है, लेकिन कब नतिकोण धनात्मक, कब ऋणात्मक, कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव। तो वास्तव में नतिकोण मतलब नमन कोण मतलब झुकाव कोण, तो सुई वास्तव में जहां झुकती है मतलब एन सिरा जहां झुकता है वहां धनात्मक कहलाता है नतिकोण। तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध होता है वहां पर सुई का एन सिरा, जब सुई को लटकाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध किसी स्थान पर सुई झुक जाती है, एन नीचे झुक जाता है, तो इसलिए वहां पर नतिकोण जो होता है वो पॉजिटिव कहलाता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जब जाए तो सुई ऐसे हो जाती है, मतलब एन सिरा ऊपर उठता है क्षैतिज से, तो इसलिए वहां पर जो कोण होता है वो पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है। कौन सा कोण? नतिकोण। तो नतिकोण जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में पॉजिटिव होता है और दक्षिण गोलार्ध में वो नेगेटिव होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम फाई थीटा, थीटा की बात आई तो थीटा जो होता है ये बताता है कि क्षैतिज रेखा से कितने कोण पर नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो फाई तो बताएगा तल की सूचना और थीटा देगा हमें दिशा की सूचना एग्जैक्ट कि उस तल में किस दिशा में है। तो फाई और थीटा दोनों से मिलकर हमें वास्तव में दिशा मिलेगी, यूं कहते हैं, चलो नेट मैग्नेटिक फील्ड की दिशा मिल जाएगी। दूसरी बात, ये जो थीटा एंड बीएच है, क्योंकि एक अवयव एक और था ना, बीएच भी था, तो थीटा और बीएच दोनों की सहायता से बी का परिमाण मिलता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता लगता है हमें। किसकी सहायता से? बीएच एंड थीटा की सहायता से। इस तरह से हमने देखा कि फाई थीटा बीएच तीनों की सहायता से परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण दोनों का पता लगता है, इसलिए इनको मुख्य अवयव कहा गया है। अब एक सवाल मन में आता है कि बी वर्टिकल ने क्या बिगाड़ा, इस बी वर्टिकल ने क्या बिगाड़ा, इसको क्यों नहीं मुख्य अवयव में शामिल किया गया? कहा था ना फाई थीटा बीएच, तो फाई थीटा बी वर्टिकल कहते थे, क्यों? क्योंकि इससे भी तो बी वर्टिकल लिखे थीटा लिखे तब भी तो नेट बी का परिमाण मिल जाएगा ना। सही बात है, एकदम हो सकता है ऐसा। अब इसका कोई खास लॉजिक तो है नहीं, यूं कह सकते हैं शुरू से ही काम में लिया जा रहा है बीएच। अब शुरू से काम में लेने का लॉजिक भी हो सकता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग जो बसे हुए हैं भूमध्य रेखा के आसपास ही है, ध्रुव पर तो कोई रहता नहीं है, तो भूमध्य रेखा के आसपास इजीली बीएच मिलता है, इसलिए बीएच को प्राथमिकता दे दी गई है, तो उसी को लेकर चलना है। बाकी ये तो चीज पॉसिबल है कि अगर आपको ये दिया जाए, ये दे, तो आप ये तो ज्ञात कर ही सकते हैं। तो मुख्य अवयव में बीएच को माना, पहले से माना गया, आज भी हमें वही मानना है। ये थे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मुख्य अवयव। अब बात करने वाले हम कंपास सुई की।